हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ अपन लेके चल रहे हैं। उसके अंदर आज अपन नेक्स्ट क्लास को डिस्कस करेंगे। आज 8th क्लास है, पार्ट 8 अपन डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम है शैलेश पटेल और आज की शुरुआत करने से पहले आज की थॉट ऑफ डे है, फेलियर इज़ नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस, इट इज़ पार्ट ऑफ सक्सेस। यदि आपको जीवन में असफलता मिलती है तो वो एक सक्सेस का ही पार्ट है। मतलब सफलता की जो कुंजी है, सफलता का जो द्वार है, वो असफलता से होते हुए ही निकलता है। मतलब फेलियर से होते हुए ही आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन आर सीक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। सारे के सारे हार्मोन हैं वो एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होते हैं एक्सेप्ट, एक को छोड़ करके। एक्सेप्ट का क्वेश्चन है, एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़कर। सारे के सारे हार्मोन हैं वो एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होते हैं एक को छोड़ करके। जीएच हार्मोन यानी कि ग्रोथ हार्मोन, जीआरएस हार्मोन और टीएसएच ये ग्रोथ हार्मोन जो रिलीजिंग हार्मोन है, टीएचएच है ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। तो जो रिलीजिंग हार्मोन होते हैं वो तो सीक्रेट करता है हाइपोथैलेमस। उसको कौन सीक्रेट करता है? हाइपोथैलेमस। और जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसको सीक्रेट कौन करता है? उसको सीक्रेट करता है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, अब पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर भी दो पार्ट होते हैं, जिसमें एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी और एक होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर के अंदर कौन कौन से होंगे और पोस्टीरियर के अंदर कौन कौन से होंगे? तो पोस्टीरियर के अंदर दो टाइप के होते हैं, जिसके अंदर एक होता है एडीएच एक होगा एडीएच और एक होगा ऑक्सीटोसिन। एडीएच का दूसरा नाम भी है वैसोप्रेसिन। तो एक तो होगा वैसोप्रेसिन या एडीएच, मतलब एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होगा जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होगा, और एक होगा ऑक्सीटोसिन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ग्लैंड से सीक्रेट होगा। एडीएच का काम क्या है? ये क्या करता है? ये सर्कुलेटरी सिस्टम और वाटर बैलेंस को मैनेज करता है, एडीएच है ना। ठीक है, और ऑक्सीटोसिन का काम क्या है? ये फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको टारगेट करता है और ट्रिगर करता है किसको? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को और आप चाइल्ड बर्थ के टाइम में। और इसका काम है जो ब्रेस्ट मिल्क है उसको इजैकुलेट करवाने में हेल्प करता है। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर कौन कौन से हार्मोन आएंगे? तो एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर आएंगे, एक तो आएगा एलएच जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होगा, एक होगा एफएसएच, एक होगा टीएसएच, एक होगा पीआरएल प्रोलैक्टिन, एक होगा ग्रोथ हार्मोन और एक होगा एसीटीएच एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन होगा। ठीक है, एलएच होगा एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होगा, एक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होगा, एक थायराइड होगा जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होगा, एक पीआरएल होगा यानी कि प्रोलैक्टिन होगा, एक ग्रोथ हार्मोन होगा और एक एसीटीएच हार्मोन होगा। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग का काम क्या है? ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मतलब गोनाड से रिलीज होने वाला हार्मोन है। इसका काम क्या है? ये गोनाड्स के रिप्रोडक्शन को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन है। और एफएचएस का काम क्या है? ये क्या करता है? एग है जो उसको फॉलिकल्स है उनको स्टिमुलेट करने का काम करता है। नेक्स्ट थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इसका काम क्या है? ये T3 T4 और कैल्सिटोनिन तीन टाइप के हार्मोन को रिलीज करता है। इनका काम क्या है? ये मेटाबॉलिक वर्क करवाते हैं। और कैल्सिटोनिन का काम क्या है? कैल्सिटोनिन क्या करता है कि ब्लड से उठा करके कैल्शियम को बोन के अंदर डालता है। इसका ये काम कौन करता है? कैल्सिटोनिन ब्लड से कैल्शियम को उठा करके बोन में डालने का काम कैल्सिटोनिन करता है। ठीक है, एक है पीआरएल प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये मिल्क के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। जीएच ये ग्रोथ हार्मोन है
जो बोन और जो लीवर है, जो मसल्स है, उनके ग्रोथ में हेल्प करता है। और नेक्स्ट है ACTH, ये एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर काम करता है, जिसके अंदर ग्लूकोकॉर्टिकोइड, मिनरलोकॉर्टिकोइड और सेक्स हार्मोन इनका रिलीज करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे। व्हाइल रिकॉर्डिंग इन intake output, nurse has considered insensible water loss from human body and the normal is। एक होता है सेंसिबल वाटर लॉस। सेंसिबल वाटर लॉस, सेंसिबल का मतलब होता है कि अपन जिसको देख सकते हैं, अपन जिसको देख सकते हैं वो होगा सेंसिबल, और एक होगा इनसेंसिबल। इनसेंसिबल का मतलब होता है जिसको अपन देख नहीं सकते, मतलब जो अपन मेज़र नहीं कर सकते हैं, जिसको अपन मेज़र नहीं कर सकते हैं वो होगा इनसेंसिबल। जिसको अपन मेज़र नहीं कर पाएंगे वो होगा इनसेंसिबल वाटर लॉस। ठीक है, तो सेंसिबल के अंदर कौन सा आएगा और इनसेंसिबल के अंदर कौन सा आएगा? इनसेंसिबल का मतलब है जैसे अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखते हैं, अपन रेस्पिरेशन को देखते हैं, तो रेस्पिरेशन के अंदर अपन उसको मेज़र नहीं कर सकते। अपन सांस ले रहे हैं, उसके साथ में कितना वाटर लॉस हो रहा है उसको अपन मार्क नहीं कर सकते हैं, उसको अपन मेज़र नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो इनसेंसिबल वाटर लॉस के अंदर आएगा। और सेंसिबल के अंदर कौन सा आएगा? जैसे यूरिन आउटपुट है, तो यूरिन आउटपुट किसके अंदर आएगा? सेंसिबल के अंदर आएगा। फीकल मैटर के साथ में यदि अपना वाटर लॉस हो रहा है तो वो किसके अंदर आएगा? वो भी सेंसिबल के अंदर आएगा। ठीक है, तो जिसको अपन मेज़र कर सकते हैं वो आएगा सेंसिबल में, और जिसको अपन मेज़र नहीं कर सकते हैं वो आएगा इनसेंसिबल वाटर लॉस के अंदर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा 800 ml। 6 to 800 ml है जो इनसेंसिबल वाटर लॉस होता है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने पढ़ा था, उसका आंसर था कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन आर सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। तो कौन सा एंटीरियर पिट्यूटरी से नहीं है? तो उसका राइट आंसर था GRH। ठीक है, ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, इनसेंसिबल जो वाटर लॉस है वो कितना होता है? 800 से अपन ने 600 से 800 ml पढ़ा है। तो सेंसिबल कितना होता है? तो सेंसिबल होता है 1.5 to 2 लीटर, 1.5 to 2 लीटर। ठीक है, 1.5 से 2 लीटर होता है जो सेंसिबल वाटर लॉस होता है। ठीक है, टू अवॉइड पुलिंग द यूरिनरी कैथेटर, नर्स शुड टैप द कैथेटर ऑन पेशेंट। एक पेशेंट है जिसके अंदर कैथेटर लगा हुआ है, यूरिनरी कैथेटर लगा हुआ है, उसको टैप कहाँ करेंगे? पेशेंट के अपर थाई के अंदर, लोअर थाई के अंदर, हिंड थाई के अंदर, या फुट पे। तो कैथेटर लगा होता है, उसको फुट तक तो नहीं ले जा सकते, तो ये तो गलत हो जाएगा। हिंड लेग नाम का कोई चीज़ होती नहीं। अब अपर थाई पे करेंगे या लोअर थाई पे, इसको अपने को ध्यान में रखना है। तो हमेशा याद रखना, जैसे ये लेग है पेशेंट का, तो इस लेग के अंदर यदि कैथेटर यहीं से लगा हुआ है तो उस कैथेटर को इनर थाई के अंदर, मतलब यहाँ पे अपने को टैप करना है। ठीक है, इनर थाई के अंदर टैप करना है। इसके पीछे का कारण क्या है कि कैथेटर है ये पुलिंग आउट नहीं होगा, ये खींचेगा नहीं। यदि खींचेगा नहीं तो ट्रॉमा होने का चांस कम रहेगा। तो इसके लिए इसको यहाँ पे इनर साइड में, इनर थाई के अंदर टैप किया जाता है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन को पूछा भी गया है, तो इसको अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, GMCH के अंदर भी कई 1-2 बार सवाल पूछा गया है कि कैथेटर अपने को लगा हुआ है, उसको कहाँ पे टैप करेंगे। ठीक है, इमेज के अंदर अपन देख सकते हैं, ये मेल के अंदर है, फॉलिस कैथेटर लगा हुआ है, ये यूरोबैग लगा हुआ है, इसको टैपिंग यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, और फीमेल के अंदर भी इनर थाई पे टैप किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन हेल्पिंग ए स्ट्रोक पेशेंट, नर्स शुड असिस्ट। कोई पेशेंट है, वो किसका है? स्ट्रोक का पेशेंट है, नर्स शुड असिस्ट। नर्स किस साइड में असिस्ट करेगी उसको? पेशेंट को कौन सी साइड में हेल्प करेगी? ऑन वीक साइड, पेशेंट का जो वीक साइड होगा उस साइड में। ऑन स्ट्रॉन्ग साइड, पेशेंट के स्ट्रॉन्ग साइड में। फ्रॉम बिहाइंड, यानी कि पेशेंट के पीछे से, या फ्रॉम बैक, यानी कि पीछे से। तो
पेशेंट यदि स्ट्रोक का है तो उसका जो स्ट्रॉन्ग पार्ट होगा पेशेंट का, जहाँ पे पेशेंट खुद से मैनेज कर सकता है, लेकिन जो पेशेंट का वीक साइड होगा तो पेशेंट को सपोर्ट किस साइड से करना है, वीक साइड से, क्योंकि वो गिरने का चांस किस साइड में रहेगा, पेशेंट के गिरने का चांस रहेगा वो वीक साइड में रहेगा। मतलब जिस साइड में वीक है पेशेंट, जिस साइड में उसके हाथ पैर या जो ऑर्गन काम नहीं कर रहे हैं जिस साइड के, उस साइड में उसके फॉल होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। इसलिए उसको पेशेंट को हेल्प करना है वो अपने को वीक साइड में करना है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑन वीक साइड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नर्स इज टेकिंग केयर ऑफ ए पेशेंट विथ डीवीटी। एक पेशेंट है जो किसका है, डीवीटी का है, एंड सी मस्ट बी अवेयर दैट वेनस एम्बोलाई विल बी लोगेड इन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। एक पेशेंट है जो किसका है, डीवीटी का है। डीवीटी का मतलब क्या होता है, डीवीटी का मतलब होता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीवीटी का मतलब क्या होता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीप वेन थ्रोम्बोसिस का पेशेंट है। सी मस्ट बी अवेयर, उसको किस चीज़ को लेके अवेयर रहना है, वेनस जो एम्बुलाई बना है वो कहाँ पे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, कहाँ तक अपने को पहुँचने नहीं देना है उसको, हार्ट के अंदर, लंग्स के अंदर, लीवर के अंदर या किडनी के अंदर। पहले इसका राइट आंसर देख लेते हैं अपन कि लंग्स के अंदर इसको लोगेड इन नहीं होने देना है। क्यों, कारण ये क्रिएट करेगा क्या, पल्मोनरी एम्बोलिज्म को। क्या क्रिएट करेगा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म को क्रिएट करेगा, इसलिए वहाँ पे अपने को लोगेड नहीं होने देना है। ठीक है। क्या होता है डीवीटी और एम्बोलाई क्या होता है, अपन इसको समझ लेते हैं एक बार। कई बार इसके अंदर पूछा जाता है कि डीवीटी का पेशेंट है और पल्मोनरी एम्बोलिज्म से उसको बचाना है तो अपन कौन सी पोजीशन देंगे, तो हमेशा ध्यान रखना है उसको देंगे डूरेंट पोजीशन। कौन सी पोजीशन देंगे, डूरेंट पोजीशन देंगे। डूरेंट पोजीशन क्यों देंगे, इसका रोल क्या है, किस साइड में देंगे, ये चीज़ें अपन एक बार देख लेते हैं। लेफ़्ट लेटरल भी इसको बोल सकते हैं अपन, लेफ़्ट लेटरल एक्यूबाइटिस पोजीशन देंगे। लेफ़्ट लेटरल में लेटा करके उसको टेंडनबर्ग टाइप पोजीशन देना है। लेफ़्ट लेटरल लेटाने के बाद में टेंडनबर्ग, एक तो होता है सीधा टेंडनबर्ग जिसके अंदर पेशेंट स्ट्रेट लेटा हुआ है बट लेग को हल्का ऊपर करके हेड डाउन किया हुआ है, उसको बोलते हैं टेंडनबर्ग। लेकिन डूरेंट पोजीशन के अंदर क्या होगा, साइड लेटरल पोजीशन रख करके फिर उसको टेंडनबर्ग पोजीशन देना है। ठीक है। उसके पीछे का कारण क्या है और इसका फ़ायदा क्या है, वो चीज़ अपन देख लेते हैं। टेंडनबर्ग पोजीशन से क्या होगा कि अपन एक बार सर्कुलेटरी सिस्टम को देख लेते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जैसे कि ये हार्ट है, ये हार्ट के चारों चैम्बर हैं, ये है अपना राइट एट्रियम, ये है अपना लेफ़्ट एट्रियम, लेफ़्ट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल और ये है लेफ़्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये चार हैं लोब। इसके अंदर अपने को क्या देखना है कि इसके अंदर अपने को क्या देखना है कि जैसे ये है लेफ़्ट वेंट्रिकल, लेफ़्ट वेंट्रिकल से क्या निकलेगा, एट्रा निकलेगा, वो कहाँ जाएगा, बॉडी के अंदर सप्लाई करेगा। बॉडी से क्या निकलेगा, बॉडी से इन्फीरियर वेना कावा निकलेगा, इन्फीरियर वेना कावा निकलेगा, इन्फीरियर वेना कावा आईवीसी निकलेगा और ये जाएगा राइट एट्रियम के अंदर। राइट एट्रियम में ब्लड सप्लाई गिरेगी और बॉडी से आने के बाद में जो डीऑक्सीजनेटेड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ये जाके राइट एट्रियम में गिरेगा। राइट एट्रियम से आएगा राइट वेंट्रिकल के अंदर और राइट वेंट्रिकल से होते हुए कहाँ जाएगा, लंग्स के अंदर जाएगा। ठीक है, कहाँ जाएगा, लंग्स के अंदर जाएगा और लंग्स के अंदर प्योरीफाई होने के बाद में, लंग्स के अंदर ऑक्सीजनेटेड होने के बाद में ये निकलेगा। ये है लंग्स के अंदर किसके थ्रू आएगा, तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आएगा,
पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आएगा। इस पल्मोनरी आर्टरी के अंदर चलने वाला ब्लड है वो भी डीऑक्सीजनेटेड है, इसके अंदर भी ऑक्सीजन नहीं है। फिर यहाँ से जब निकलेगा तो पल्मोनरी वेन के थ्रू, किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन के थ्रू। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एक मात्र ऐसी वेन जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड चलता है वो है पल्मोनरी वेन, और एक मात्र आर्टरी जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चलता है वो है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, तो अपन डीवीटी पढ़ रहे थे। तो डीवीटी क्या है? डीवीटी ये है कि जैसे मान लो कोई बेड रिडन पेशेंट है, बहुत टाइम तक बेड पे पेशेंट लेटा हुआ है, तो उसके अंदर डीवीटी बनने का चांस ज़्यादा रहेगा, मतलब डीप वेन थ्रोम्बोसिस बनने का चांस सबसे ज़्यादा रहेगा। यदि इमोबिलाइज्ड पेशेंट है उसमें बनने का ज़्यादा चांस रहेगा। इमोबिलाइजेशन के बाद में जब पेशेंट मोबाइल होगा तो उस टाइम में क्या होगा कि जो थ्रोम्बस बना है वो अपनी जगह छोड़ करके वो ट्रैवल करने लग जाएगा वेंस और आर्टरी में, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आ जाएगा। तो वो ट्रैवल करते हुए यदि वो हार्ट तक पहुंच गया, हार्ट के अंदर कहाँ पहुंच गया? यदि राइट एट्रियम के अंदर पहुंच गया, यहाँ तक तो ठीक है। अब इस थ्रोम्बस को यहीं रोकना ज़रूरी है। यदि यहाँ से आगे चला गया तो पेशेंट को बचा पाना मुश्किल हो जाएगा, मतलब वो इमरजेंसी कंडीशन क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि वो लंग्स में चला जाएगा और लंग्स में जाने के बाद में पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे रोकने के लिए अपन जो पोजीशन दे रहे थे वही अपन अभी डिस्कस कर रहे थे पहले, कि जो ड्यूरेंट पोजीशन दी जाती है वो इस राइट एट्रियम के अंदर उस थ्रोम्बस को, जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस से बन के जो थ्रोम्बस आया है, यहाँ पे एम्बुलाई आया है, मतलब जो मोबाइल थ्रोम्बस होता है उसको एम्बुलाई बोलते हैं, जो राइट एट्रियम के अंदर आया है। ठीक है, उसको वहीं पे रोकना है, इसलिए अपन लेफ़्ट लेटरल पोजीशन देते हैं। लेफ़्ट लेटरल पोजीशन देते ही थ्रोम्बस क्या करेगा? यहीं पे रुक जाएगा, इस साइड में रुक जाएगा, और यहीं पे थ्रोम्बस रुकने की वजह से आगे की तरफ मूव नहीं करेगा, और आगे मूव नहीं करेगा तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्रिएट होने का चांस कम रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सर्कुलेटरी सिस्टम को भी ध्यान रखना है। कई बार क्वेश्चन इससे निकले हुए हैं, तो अपने को ध्यान रखना है। कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ़ोटो दी हुई होती है, ये फ़ोटो दी हुई होती है, इमेज बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर पूछा जाता है कि ये क्या है, तो ये क्या है? डीवीटी मशीन है। ठीक है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस मशीन है। ठीक है, ये क्या करता है कि यहाँ पे जो मसल्स है उनकी एक्टिविटी को परफॉर्म करवाता रहता है, मतलब उसको प्रेशराइज करता रहता है, यहाँ का सर्कुलेशन बना रहे, जिससे कि थ्रोम्बस बनने का चांस कम रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए डीएनए वायरस? जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसके अंदर से डीएनए वायरस कौन सा है? जैसे फर्स्ट दिया हुआ है हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस डी। इनके अंदर डीएनए वायरस कौन सा है? तो ये सब आरएनए वायरस है, एक को छोड़ करके डीएनए वायरस है वो सिर्फ कौन सा है? हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी है वो डीएनए वायरस है, बाकी सारे के सारे आरएनए वायरस हैं। ठीक है, ये आरएनए वायरस है। कौन सा हेपेटाइटिस किसकी वजह से होता है? तो ये होता है हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से, हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से, हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से, ये हेपेटाइटिस सी वायरस की वजह से, और ये हेपेटाइटिस डी वायरस की वजह से। ठीक है, हेपेटाइटिस ए है और हेपेटाइटिस ई है। हेपेटाइटिस ए प्लस हेपेटाइटिस ई, ये दोनों होते हैं, ये फीको ओरल रूट से होते हैं, मतलब कंटामिनेटेड जो फूड और वाटर होते हैं उनकी वजह से होते हैं। तो फीको ओरल रूट की वजह से कौन से होते हैं? हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई। हेपेटाइटिस बी किसकी वजह से होता है? ये कंटामिनेटेड जो ब्लड है उसकी वजह से होते हैं। ठीक है, और सी है ये भी कंटामिनेटेड ब्लड की वजह से होता है, और डी किससे होता है? डी बी की वजह से होता है। जिस पेशेंट को बी है उसको डी होने का चांस ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर राइट आंसर जाएगा हेपेटाइटिस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ डेंगू फीवर इज। डेंगू फीवर का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म पूछ रहा है, कौन सा है? एंट्रोवायरस, अर्बोवायरस, वेरियोला या इन्फ्लुएंजा वायरस? तो इसका राइट आंसर है अर्बोवायरस। ठीक है, डेंगू है ये
अरबो वायरस है और वायरल डिजीज़ है, ठीक है, वायरल डिजीज़ है। कई बार पूछा गया है कि डेंगू किस टाइप की डिजीज़ है, तो वायरल डिजीज़ है और ये प्रोटोजोआ से होने वाला है, मतलब क्योंकि मच्छर के काटने की वजह से होता है और इसके अंदर जो मच्छर होता है वो कौन सा होता है, एडिस एजिप्टाई, एडिस एजिप्टाई मच्छर होता है, ठीक है। एंट्रोवायरस में कौन सा आएगा, वेरियोला में कौन सा आएगा, और इन्फ्लुएंजा, जो इन्फ्लुएंजा वायरस है वो, ठीक है। एंट्रो के अंदर कौन से आएंगे वायरस, जो एंट्रल जो बीमारियां फैलाते हैं वो एंट्रो में आएंगे, जैसे कि टाइफॉइड है वो बैक्टीरियल है, एंट्रल मतलब कि पेट को बीमार करे, जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को क्रिएट करे, जैसे HIV है, तो HIV भी एंट्रोवायरस है, ठीक है। वेरियोला में क्या आएगा, वेरियोला स्मॉल पॉक्स आएगा, स्मॉल पॉक्स ये वेरियोला में आएगा, और इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्विन प्रेगनेंसी एक्सेप्ट, सारे के सारे ट्विन प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशन दिए हुए हैं एक को छोड़ करके, तो कौन सा कॉम्प्लिकेशन इसमें से नहीं है, तो इसका आंसर तो जाएगा पोस्ट मैच्योरिटी, पोस्ट मैच्योरिटी। बाकी के कॉम्प्लिकेशन क्यों नहीं हैं, तो बाकी के सारे कॉम्प्लिकेशन हैं। अबॉर्शन है, पोस्ट अबॉर्शन है, ये ट्विन प्रेगनेंसी का कॉम्प्लिकेशन है। लो बर्थ वेट बेबी है और कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन है। यदि एक से ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं उसके अंदर, यदि एक से ज़्यादा बच्चे हैं प्रेगनेंसी के अंदर, ट्विन प्रेगनेंसी है, तो उसके अंदर अबॉर्शन होने का चांस सबसे ज़्यादा रहेगा, पोस्ट मैच्योरिटी का चांस सबसे कम रहेगा। लो बर्थ वेट बेबी मतलब कि बेबी का बर्थ है वो 2.5 kg है, 2.5 kg से कम है। कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन मतलब कि क्रोमोसोमल कोई भी एबनॉर्मलिटीज़ होगी, ठीक है। पोस्ट मैच्योरिटी किसको बोलेंगे, कि यदि प्रेगनेंसी है ये 42 वीक क्रॉस कर रही हो, यदि 42 वीक को क्रॉस कर रही है तो पोस्ट मैच्योरिटी कहेंगे उसको, ठीक है। अबॉर्शन भी दो टाइप का होता है, एक होता है मेडिकल अबॉर्शन और एक होता है सर्जिकल अबॉर्शन, ठीक है। मेडिकल अबॉर्शन के अंदर क्या आएगा, मेडिकल अबॉर्शन के अंदर मेडिसिन दी जाती है डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के आधार पे, तो मेडिसिन इसके अंदर दी जाती है वो कौन सी दी जाती है, मेफिप्रोस्टोन और मीजोप्रोस्टोल, ठीक है। मेडिकल यदि अबॉर्शन करवाना है तो मेफिप्रोस्टोन और मीजोप्रोस्टोल दिया जाएगा। सर्जिकल अबॉर्शन के अंदर क्या आएगा, सर्जिकल के अंदर आ जाएगा DNE डायलेटेशन एंड इवाक्यूएशन, DNC डायलेटेशन एंड क्यूरेटेज, ये किस में आएंगे, सर्जिकल अबॉर्शन के अंदर आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियोमाइलिटिस इज ट्रांसमिटेड थ्रू, पोलियो है ये किसके द्वारा फैलेगा, वाटर, एयर, ब्लड या वेक्टर, तो पोलियो है ये फीको ओरल रूट से होने वाला है, फीको ओरल रूट से होने वाली बीमारी है, ठीक है। तो ये वाटर से फैलेगा, कंटामिनेटेड वाटर, किसकी वजह से फैलेगा, कंटामिनेटेड वाटर की वजह से फैलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MCH सर्विस इंक्लूड प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल अंडर 5 केयर, फैमिली प्लानिंग एंड ऑल ऑफ द अबव, तो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ जो नर्सिंग है सर्विस है उसके अंदर क्या क्या आएगा, सारे के सारे आएंगे, प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल। प्रीनेटल क्या होता है कि प्रेगनेंसी कंसीव करने से लेकर के पोस्टनेटल तक, मतलब डिलीवरी होने तक जो टाइम है वो MCH के अंदर आएगा, 42 डेज तक का माना जाता है, वहाँ तक का जो केयर है वो MCH सर्विस के अंदर आएगा। अंडर 5 क्लिनिक आएगा और फैमिली प्लानिंग सर्विस है वो आएगा। क्या होता है अंडर 5 क्लिनिक, देख लेते हैं एक बार। एक ट्रायंगल होता है, उस ट्रायंगल के अंदर 5 चीज़ें होती है, जिसमें एक हेल्थ एजुकेशन होता है,
एक केयर ऑफ इलनेस होती है, एक ग्रोथ मॉनिटरिंग होती है, प्रिवेंटिव केयर होती है और फैमिली प्लानिंग होती है। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन से बीमारी को कैसे बचाया जाएगा वो दिखाया जाएगा। लेफ़्ट साइड के अंदर ग्रोथ मॉनिटरिंग को दिखाया जाएगा जिसमें न्यूट्रिशन को देखा जाता है। कई बार पूछा जाता है कि ग्रोथ मॉनिटरिंग का मतलब क्या है, मतलब न्यूट्रिशन लेवल है उसका, पेशेंट का जो न्यूट्रिशन लेवल है वो क्या है वो देखा जाएगा। प्रिवेंटिव केयर के अंदर क्या आएगा, इसके अंदर प्रिवेंटिव केयर आएगी जिसमें इम्यूनाइजेशन होगा, अपने को देखना इम्यूनाइजेशन हुआ या नहीं हुआ। उसके अंदर सप्लीमेंट्स होंगे, जैसे विटामिन ए का सप्लीमेंट दिया कि नहीं, आयरन का सप्लीमेंट दिया या नहीं दिया। इस टाइप के जो सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं वो किसके अंदर दिए जाएंगे, प्रिवेंटिव केयर के अंदर दिए जाएंगे। और केयर ऑफ इलनेस मतलब यदि कोई बीमारी हो जाती है तो उसके बाद में उसका केयर कैसे दी जाती है वो। और फैमिली प्लानिंग के बारे में भी इसमें हेल्थ एजुकेशन दिया जाता है, यहाँ उसको अंडर 5 क्लिनिक के अंदर शामिल किया गया है। कई बार ये पूछा जाता है कि जो इन्वर्टेड जो ट्रायंगल है अंडर 5 क्लिनिक के अंदर, जो इन्वर्टेड ट्रायंगल है ये किसको दर्शाता है, तो ये फैमिली प्लानिंग को दर्शाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इसके बारे में, अपने को ध्यान रखना है इसको। ठीक है, नर्स इज अबाउट टू इंसर्ट राइल्स ट्यूब फॉर ए पेशेंट। बिफोर दिस एक्ट शी मस्ट बी अवेयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन इंसाइजर टीथ एंड गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिस्टेंस। क्या पूछ रहा है ये, इंसाइजर जो टीथ है वहाँ से लेकर के, इंसाइजर जो टीथ है वहाँ से लेकर के अपने को इसोफेजियल तक जो जंक्शन है वहाँ तक डिस्टेंस पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये डिस्टेंस पूछ रहा है, तो कितना डिस्टेंस है, तो इसका राइट आंसर है 40 सेंटीमीटर। कैसे नापते हैं इसको, तो इसको याद रखना है अपने को NEX से। ठीक है, NEX भी बोलते हैं। NEX का मतलब क्या होता है, नोज टू ईयर लॉब, नोज टू ईयर लॉब, ईयर लॉब और ईयर लॉब टू जीफी स्टर्नम। जीफी स्टर्नम मतलब कि जो कार्डियक स्फिंक्टर होता है वहाँ तक का जो पोर्शन होता है वो जीफी स्टर्नम कहलाता है। ठीक है, तो नोज से लेकर के तो ईयर लॉब तक, जो ईयर का लॉब है वहाँ तक का डिस्टेंस, और वहाँ के डिस्टेंस से लेकर के अपने को जीफी स्टर्नम तक का जो डिस्टेंस देखा जाएगा वो 40 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, इसको NEX बोलते हैं, NEX से याद रख। कन्फर्म कैसे करेंगे कि राइल्स ट्यूब सही है या नहीं, तो उसमें यहाँ तो 10 सेंटीमीटर एयर पुश करेंगे, एयर पुश, और हुप की आवाज़ सुनेंगे। एयर पुश करके स्टेथोस्कोप को कहाँ लगाएंगे अपन, यहाँ पे लगाएंगे जीफी स्टर्नम के पास में नीचे की तरफ, और यहाँ पे एक हुप की आवाज़ सुनाई देगी। ठीक है, और यहाँ फिर क्या करेंगे अपन, एक्सरे करवाएंगे। यदि पूछा जाए कि कन्फर्मेटरी टेस्ट कौन सा है, यदि पूछा जाए कि राइल्स ट्यूब है उसका कन्फर्मेटरी, राइल्स ट्यूब के, राइल्स ट्यूब का कन्फर्मेटरी टेस्ट कौन सा है, तो एक्सरे। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि राइल्स ट्यूब को कंफर्म करने के लिए कन्फर्मेटरी टेस्ट कौन सा है, तो एक्सरे। ठीक है, NEX या मेजरमेंट दिया हुआ है, देखिए ये नोज से लेकर के ईयर लॉब तक दिया हुआ है और ईयर लॉब से लेकर के जीफी स्टर्नम तक दिया हुआ है। ठीक है, कलर कोडिंग कई बार पूछी जाती है, तो कलर कोडिंग 6th फ्रेंच की होती है, 8th की होती है, 10 की होती है। कई बार इस पे पूछा गया क्वेश्चन 10 गेज की। ठीक है, 10 जो फ्रेंच गेज होता है उसका कलर कोड पूछा गया है, तो ब्लैक कलर की होती है। 12, 14, 16, 18 और 20। यदि एडल्ट में पूछा जाता है तो मोस्ट कॉमन एडल्ट में यूज होने वाली कौन सी है, तो 18 है। ठीक है, लार्ज में पूछा जाए तो 20 है। ठीक है, इन्फेंट के अंदर पूछा जाए तो 5 to 8 फ्रेंच है, और चाइल्ड के अंदर पूछा जाए तो 8 से 10। वेयर इज़ कार्डियक स्फिंक्टर लोकेटेड। कार्डियक स्फिंक्टर कहाँ लोकेटेड है, लंग्स में, लीवर में, स्टोमक में या हार्ट के अंदर।
कार्डियक स्फिंक्टर कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये है जीआई का सिस्टम, ये है इसोफेगस, इसोफेगस में ये अपर इसोफेगस और ये लोअर इसोफेगस। तो जहाँ लोअर इसोफेगस है वहीं पे क्या है, कार्डियक स्फिंक्टर, इसको बोलते हैं लोअर इसोफेजियल जंक्शन, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर भी बोल सकते हैं, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर LES बोलेंगे, या फिर बोलेंगे इसको कार्डियक स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर, ठीक है। और लोअर को क्या बोलेंगे, पाइलोरस, तो ये पाइलोरिक हो गया, पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। ये लोअर पे है जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है और अपर पे है ये कार्डियक स्फिंक्टर है, ठीक है। ये क्या है, ये एब्डोमेन का फंडस पार्ट है, ये इसका बॉडी है, ठीक है। ये इसका लेज़र कर्वेचर है, कौन सा कर्वेचर है, लेज़र कर्वेचर है। तो ये इनर साइड का है, ये लेज़र कर्वेचर है, और ये आउटर साइड का जो पूरा है ये ग्रेटर कर्वेचर है। ये स्टोमक का बॉडी है, ये अपर पार्ट है जो ये फंडस है, और ये कार्डिया है, तो कार्डियक स्फिंक्टर यहाँ पे है, इसको लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर भी बोलते हैं। ये अपर इसोफेगस है, और ये पाइलोरस पार्ट है, और यहाँ पाइलोरिक स्फिंक्टर है, और ये डुडेनम है। एक डिजीज़ होती है जिसके अंदर एक होता है GERD, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लैक्स डिजीज़, ठीक है, और एक होता है डंपिंग, तो एक होता है डंपिंग सिंड्रोम, और एक होता है GERD ने गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लैक्स डिजीज़। तो गैस्ट्रो यानी एब्डोमन से, स्टोमक से, इसोफेजियल मतलब इसोफेगस के अंदर, रिफ्लैक्स मतलब रिफ्लैक्स कर रहा है, मतलब इनर पार्ट है वो, इनर जो कंटेंट है वो रिफ्लैक्स कर रहे हैं, बार बार यहाँ पे टच कर रहे हैं। डिजीज़ किसकी डिजीज़ है, गैस्ट्रो और इसोफेजियल की डिजीज़ है, यहाँ पे क्या कर रहा है वो, रिफ्लैक्स कर रहा है। तो ये कौन से स्फिंक्टर की डिजीज़ हो गई, ये हो गई लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर की, या कार्डियक स्फिंक्टर के लूज होने की वजह से होता है ऐसा, ठीक है। इसके अंदर पोजीशन पूछा जाता है, तो GERD की पोजीशन कौन सी होती है, तो अपने को देनी है फाउलर पोजीशन। कौन सी देंगे अपन, फाउलर पोजीशन देंगे, ताकि रिफ्लेक्स कम होगा। और डाइट के अंदर थोड़ा थोड़ा करके, मतलब लिटिल बिट डाइट में देना है, कम बार बार दे सकते हैं अपन, ठीक है। डंपिंग सिंड्रोम क्या होगा, डंपिंग सिंड्रोम किसकी डिजीज़ है, तो ये पाइलोरिक स्फिंक्टर की डिजीज़ है। होता क्या है इसके अंदर, जो पाइलोरस है इसका जो स्फिंक्टर है वो लूज हो जाता है, और अंदर जो खाना खाया हुआ होता है वो एकदम से डंप हो जाता है। डंप का मतलब होता है खाली, डंप का मतलब क्या होता है, खाली। तो जैसे खाना खाया और आगे की तरफ खाली हो गया, तो डंपिंग हो गया वो, ठीक है। किसकी डिजीज़ है अपन ने देख लिया, पाइलोरिक स्फिंक्टर की डिजीज़ है। इसके अंदर पोजीशन कौन सी, तो पोजीशन देंगे इसके अंदर सुपाइन, और या फिर अपन देंगे उसको टेंडलनबर्ग पोजीशन, ठीक है, या फिर उसको देंगे, यदि फर्स्ट में दोनों ऑप्शन डालते हैं तो आपको देना है टेंडलनबर्ग, और यदि टेंडलनबर्ग नहीं देते हैं तो अपने को सुपाइन पोजीशन राइट करना है, ठीक है। बाकी मोस्ट कॉमन देना है वो देना है टेंडलनबर्ग पोजीशन देना है, ताकि खाना जल्दी से खाली ना हो, मतलब डंप ना कर जाए। इसलिए किस टाइप की डाइट देनी है इसको, तो लिक्विड कम रखना है, खाने के साथ में लिक्विड कम रखना है, ठीक है। ये GI के कुछ पार्ट है, स्फिंक्टर है, जैसे ये अपर स्फिंक्टर है इसोफेजियल का, ये लोअर स्फिंक्टर है इसोफेजियल का, इसी को अपन कार्डियक स्फिंक्टर बोलते हैं। और नीचे की तरफ ये पाइलोरिक स्फिंक्टर है, और एक होता है स्फिंक्टर ऑफ ओडी। जो स्फिंक्टर ऑफ ओडी होता है ये क्या करता है, पैनक्रियाज से जो जूसेज आते हैं उनको ड्यूडेनम के अंदर खाली करता है, ठीक है। ये एसेसरी ऑर्गन है जिसके अंदर ये पैनक्रियाज आएगा और लीवर आएगा, पैनक्रियाज और लीवर है। ये इसके एसेसरी ऑर्गन है, ठीक है। आगे ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, डुडेनम, जुजेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ये असेंडिंग कॉलम, ये ट्रांसवर्स कॉलम, डिसेंडिंग कॉलम, और रेक्टम और एनाल कैनाल है, ठीक है।
और ये इलियोसिकल जॉइंट है। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ ऐसे ही अपन लेके आएंगे कंटिन्यू। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और